अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आपको वेलकम कहेंगे। मैं हूं हिफ्सा इम्तियाज। आज के टॉपिक्स हैं और सबसे पहले आज बात करेंगे कि बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है और शान मसूद की कप्तानी बरकरार रहेगी, जबकि 4 नए प्लेयर्स भी हैं जिनको शामिल किया गया है और सरफराज अहमद हेड कोच हैं, उमर गुल बॉलिंग और जबकि असद शफीक बैटिंग कोचेस होंगे। HBL PSL 11 की अगर बात की जाए, जहां पर आज लाहौर कलंदर्स एक बार फिर से मैदान में उतरेगी और अगेंस्ट होगी रावलपिंडीज की टीम। कलंदर्स का कल कराची में जो मैच खेला गया था और उन्होंने अपने तीनों मैचेस मुसलसल वो हार चुके हैं। कल उनका मैच कोयटा ग्लैडिएटर्स से था और रावलपिंडीज की अगर हम बात करें तो वो भी अभी तक फतह से महरूम है। क्या वाकई दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स अब भी दूसरे मरहले में पहुंच सकती है? और इसके साथ साथ जो कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ जो मैच हुआ उसमें भी लाहौर कलंदर्स की अगर बात की जाए तो परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी। 6 विकेटों से उन्हें ये मैच हराया ग्लैडिएटर्स ने। इसके साथ साथ साबिक टेस्ट क्रिकेटर और चीफ सेलेक्टर वसीम अहमद की मोहम्मद आमिर पर कड़ी तनकीद, कहते हैं कि ज़बान चलाने से गेंद हिलाना मुश्किल होता है। और अगर हम सलमान अली आगा की बात करें तो उनका भी कहना है कि कौमी टीम के लिए इंतखाब की बुनियाद PSL को नहीं बनाना चाहिए, जबकि वर्ल्ड कप से पहले आराम का भी वो सोच रहे हैं। ये टॉपिक्स आपके सामने, इन पर डिस्कशन के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे जाहिद मकसूद साहब, मुफस करीम और हमारा साथ दे रहे हैं सलीम खालिक साहब भी। आप तीनों को वेलकम कहूँगी और उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। जाहिद साहब, आपसे आगाज़ करती हूँ। सबसे पहले हम आज बात करते हैं जो स्क्वाड हमारे सामने आया बांग्लादेश के साथ सीरीज़ के हवाले से, आपको कैसा स्क्वाड लग रहा है शान मसूद की कप्तानी में? देखें, शान मसूद की कप्तानी तो मुतवक्को थी, क्योंकि बड़े अरसे से ये कहा जा रहा था कि ज़ाहिर है कप्तान बरकरार रहेंगे और ना सिर्फ वनडे भी और बल्कि T20 में भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। उनकी जगह एक ज़माने में कहा जाता था सऊद शकील को बनाया जाएगा, लेकिन ठीक है, शान मसूद के कप्तान के उनको कप्तान बरकरार रखा गया। और टीम में जैसा कि आपने खुद कहा कि 4 नए खिलाड़ी भी शामिल किए गए हैं। और जहाँ तक इंतज़ामिया का तल्लक है तो सरफराज के बारे में बहुत पहले न्यूज़ आ रही थी और 1 माह पहले उन्होंने हर तरह की क्रिकेट से बाकायदा रिटायरमेंट का ऐलान भी किया था। असद शफीक जो हैं वो बैटिंग कोच बनाए गए हैं, उमर गुल जो है बॉलिंग कोच बनाए गए हैं। तो असद शफीक जो है ख़ास तौर पर आपको पता है वो सिलेक्टर भी हैं, कराची में एकेडमी के हेड भी हैं, बहुत कुछ हैं, डायरेक्टर भी हैं और बहुत ही कम गो हैं, बल्कि यूँ लगता है बहुत औक़ात तो जितना उनमें कॉन्फिडेंस है शायद ऐसे लोग सूट करते हैं। जहाँ तक सरफराज का तल्लक है, सरफराज क्योंकि अंडर 19 के पहले साथ थे, फिर पाकिस्तानी टीम जो है इंग्लैंड शाहीन्स इंग्लैंड लायंस के ख़िलाफ़ खोली, वहाँ भी वो टीम के साथ थे और उनके बारे में ये कहा जाता है कि जल्दी है, एक गाइड भी अच्छा करते हैं, प्लेयर के साथ गोल मिल भी जाते हैं। लेकिन यहाँ मैं पहले भी एक दफ़ा जिक्र कर चुका था कि फिर वो सिलसिला शायद बंद कर देना चाहिए जो लेवल 3 और लेवल 4 कोचिंग वाला एक शुरू किया हुआ। एक ज़माना आता है, बोर्ड के भी मुख्तलिफ फेजेज़ आते हैं PCB के। एक ज़माने में वो कहते हैं कि उसी को कोच रखेंगे जिसने लेवल 4 किया हो, 3 किया हो। एक ज़माने में आता है कि अगर साबिक टेस्ट क्रिकेटर है और अच्छा क्रिकेटर है, इससे पहले ज़ाहिर है मिसबा भी मौजूद थे, तो फिर भी एक कोचिंग कोर्सेज़ की अहमियत ख़त्म हो जाती है, इनको लगा दिया जाता है। जहाँ तक टीम का तल्लक है उसमें कोई 1 साल के बाद कम बैक किया मोहम्मद अब्बास ने। मोहम्मद अब्बास अपने वक्त के अच्छे बॉलर थे, जिस ज़माने में उनको लेना चाहिए था तो उनको इग्नोर किया जाता रहा। वो इंग्लैंड में काउंटी खेलते हैं, वहाँ विकेटें भी लेते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल बांग्लादेश में उनकी ज़रूरत भी पड़ेगी, क्योंकि आपकी टीम में हसन अली मौजूद हैं, शाहीन अफरीदी मौजूद हैं, खुरम शहजाद मौजूद हैं, तो वहाँ अब्बास की शायद इतनी ज़रूरत ना पड़े। अलबत्ता 2 स्पिनर वो ऑटोमेटिक चॉइस थे, नुमान अली और साजिद, और एक हल्के को मैंने सुना है कहते हुए कि इब्रार की टीम में जगह बनती है, तो तीसरे सलमान आगा हैं जो लाजमी अमूमन जो है प्लेइंग 11 में भी शामिल होते हैं। तो इस मौके पे क्योंकि 2 टेस्ट हैं, एक 8 तारीख को ढाका में, 16 को सिलट में, और दोनों अहम मैच है, लेकिन रिकॉर्ड बहरहाल पाकिस्तान के फेवर में है कि 8 टेस्ट मैच खेले गए हैं बांग्लादेश में आज तक और पाकिस्तान वहाँ पे हारा कोई नहीं है। लेकिन मौजूदा बांग्लादेश की टीम एक अच्छी टीम है और बड़ा टफ टाइम दे सकती है पाकिस्तान को। बिल्कुल इम्प्रूविंग साइड है बांग्लादेश की जो करंट टीम है। सलीम साहब, कहिएगा, पाकिस्तानी टीम में जो एक सबसे बड़ा मसला है वो हमें कंसिस्टेंसी का नज़र आता है। आपको लगता है कि ये जो प्रॉब्लम है ये हमारा अब कुछ बेहतर होगा या इसको सॉल्व करने के लिए जो अब डिसीजन लिए गए हैं वो कितने बेहतर साबित होंगे? देखिए, हर सीरीज में हम यही देखते हैं, नए प्लेयर्स कुछ आते हैं, अगली सीरीज में वो बाहर हो जाते हैं, फिर दूसरे नए आ जाते हैं। तो अब करना ये है कि अगर यंगस्टर्स को आप मौके दे रहे हैं, जैसे अभी 5 खिलाड़ियों को या 4 खिलाड़ी जो है नए शामिल किया गया है, तो इनको फिर मौका भी दें। अब्दुल्ला फजल है, माज बट्टा है, अजान अवैस और मोहम्मद गाजी और ये नहीं कि बांग्लादेश की सैर करा के उनको वापस ले आए। वैसे तो अगर हम देखें तो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा 1000 रन साद बेग ने बनाए थे, वो नहीं है टीम में। शामिल हुसैन की हर कोई तारीफें करता है, 899 रन उन्होंने बनाए थे।
वो भी टीम में नहीं है। जो दूसरे यंगस्टर्स आए उनकी भी परफॉर्मेंस बेहतर है, लेकिन बात यही आती है कि रिजवान को जो हम देख रहे हैं उनकी करंट फॉर्म ठीक है, वो T20 में उनकी फॉर्म खराब है, लेकिन क्या गारंटी है कि वो टेस्ट में आके फॉर्म उनकी अच्छी आएगी। लेकिन वो भी बरकरार रखा गया उनको। तो कुछ इस तरह की चीजें जो नजर आ रही हैं, मगर क्योंकि ये सीरीज हल्की बांग्लादेश से है तो इम्कान यही है कि पाकिस्तान टीम उसको बेहतर परफॉर्म करेगी। जहाँ तक सरफराज अहमद का ताल्लुक है, उनको हेड कोच बनाया गया है। और देखिए, क्रिकेट में और जिंदगी के दीगर शोबों में बड़ा फर्क होता है। एक MBBS जिस बंदे ने नहीं किया हो उसको आप डॉक्टर नहीं बना सकते, ना वो किसी को देख सकता है, दवाइयाँ दे सकता है, ना ही वो किसी की सर्जरी कर सकता है। लेकिन ये क्रिकेट एक अलग चीज़ है, ये खेल है। यहाँ पर ये लेवल 3 लेवल 4 ठीक है, इनकी अपनी जगह अहमियत है, इससे आपको सीखने का मौका मिलता है। लेकिन ये पैमाना नहीं है कि जिसने लेवल 4 किया हुआ है। पाकिस्तान में माशाल्लाह ऐसे ऐसे बंदों ने लेवल 4 कोचिंग की हुई है कि आप उनको देख के बोलेंगे वो तो बच्चे को कुछ ना समझा सके। तो इस चीज को पैमाना नहीं बनाना चाहिए। सरफराज की डिग्री जो है वो उनकी काबिलियत है, जो नेशनल टीम के साथ उन्होंने परफॉर्म किया है, चैंपियंस ट्रॉफी जीती, अंडर-19 वर्ल्ड कप जीता और क्रिकेट पे PSL टाइटल जीते। क्रिकेट पे उनकी जो नजर है सब लोग उस चीज को मानते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वो कामयाब रह सकते हैं कोच। फिर उमर गुल, उनकी सलाहियतों पर तो किसी को कोई एतराज ही नहीं कर सकता। कितने जबरदस्त वो फास्ट बॉलर रहे हैं, वो तो इन बॉलिंग कितनी जबरदस्त करते हैं। हाँ, असद शफीक का थोड़ा सा एक ऐसी चीज है, मेरा ख्याल है वो उनकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो यस मैन है। उनको कोई भी काम दो, बेचारे चुपचाप करते रहते हैं, तो किसी को पता भी नहीं होता कि ये है। तो ऐसे लोग मैनेजमेंट को अच्छे भी लगते हैं कि चलो यार होना चाहिए। सरफराज भी इसी तरह के हैं। तो अब उम्मीद यही है कि ये 3 शरीफ लोग जो क्रिकेट में भी काफी कारनामे सर अंजाम दे चुके हैं, ये आए हैं। इनके साथ चौथा जो कप्तान है शान मसूद, वो भी टैलेंटेड बंदा है और अच्छा इंसान है। तो ये मिलके एक अच्छा कॉम्बो बनाएंगे और पाकिस्तान टीम को इस साल बहुत टेस्ट क्रिकेट खेलनी है। गालिबन 9 टेस्ट है और ICC टेस्ट चैंपियनशिप में हम हमेशा पीछे रह जाते हैं। तो ये मिलके ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे कि टीम की परफॉर्मेंस अच्छी होगी। बिल्कुल मुफाज, अगर हम बात करें, पाकिस्तान अभी टेस्ट क्रिकेट में जो अपना एक क्लियर आइडेंटिटी है वो डेवलप नहीं कर सका है। फिर 4 प्लेयर्स को जिस तरह से शामिल किया है, आपको लगता है कि जो एक्सपेरिमेंट्स हमने इससे पहले भी जब देखे बांग्लादेश के साथ सीरीज़ में, तो अब कितने अच्छे साबित होंगे हमारे लिए, और हमारा जो एक रिकॉर्ड चल रहा है बांग्लादेश के साथ उसको बरकरार रखने में कितने अच्छे साबित हो सकते हैं? देखिए इफ्जा, यकीनी तौर पर ODI सीरीज़ में हमें बड़ा शौक किया बांग्लादेश ने। अब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि शान मसूद की क़यादत में हम इंशाल्लाह ये टेस्ट सीरीज़ जीतेंगे। आपको पता है अच्छी फॉर्म में है इस वक्त शान मसूद, टेक्निकली सॉलिड बैटर है, 38 उनकी ऑलमोस्ट एज है, तो अपनी टीम को भी साथ लेकर चलते हैं। और जहाँ तक ये स्क्वाड की बात करें तो मैं इसको बैलेंस स्क्वाड नहीं समझता। इसमें आपको पता है 4 चेहरे शामिल किए गए हैं। सबसे पहले अगर हम अब्दुल्ला फजल की बात करें, 10 हाफ सेंचुरीज़ हैं इनकी और 4 सेंचुरीज़ हैं, 1800 से ज़ायद इनके रन्स हैं और अच्छे टेक्निकली सॉलिड बैटर ज़रूर हैं, इनका इंक्लूजन अच्छा है। लेकिन गाजी गौरी की सिलेक्शन पर थोड़े से मेरे तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर हैं। लिस्ट ए में उनकी 1 हाफ सेंचुरी और तकरीबन 17 मैचेस इन्होंने खेले हैं, उसमें 200 से ज़ायद सिर्फ रन्स हैं। उनकी जगह मेरी नज़र में कामरान गुलाम को टीम में होना चाहिए। 2024 से बहुत अच्छा परफॉर्म करें, अच्छी इंटेंट नज़र आती है टेस्ट क्रिकेट में उनकी। ख़ास तौर पर 2024 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ अगर हम बात करें, इन्होंने 63 रन बनाए थे 200 की स्ट्राइक रेट से। उसके बाद कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में भी ये पेश रहे हैं, नेशनल जो कप होता रहा उसमें भी इनकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस रही हैं। लेकिन आज तक सिलेक्शन कमेटी के पास कोई जवाब नहीं है कि आपने टीम से क्यों निकाला है। इसी शो में मुझे याद है माजी में भी मैं पीट के थक गया हूँ कि हमें कोई एक रीज़न आप बता दें। जब हमारे सोर्सेज ने बात की सिलेक्शन कमेटी से, उन्होंने कहा जी उनसे फील्डिंग नहीं होती। फिर जो आपने एक फील्डिंग कंसल्टेंट रखे हुए बाहर से फॉरेन कोचेज, उनका क्या फ़ायदा। फिर दूसरा उन्होंने ये कहा जी वो इंजर्ड रहते हैं। तो मतलब हमने तो देख रहे हैं कि वो परफॉर्म करें रिसेंटली तसलसल के साथ, हमें तो वो कहीं पर इंजर्ड नज़र नहीं आ रहे। तो मैं समझता हूँ गाजी गौरी की जगह कामरान गुलाम को हम मिस करेंगे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी मोहम्मद रिजवान की शेप में एक अच्छा विकेट कीपर मौजूद है। इसके अलावा हिफ्ज़ा मैं थोड़ी साइम अयूब की बात करूँगा, क्योंकि उनको भी इस स्क्वाड में होना चाहिए मेरी नज़र में। जब हमने एक बयानिया बना लिया कि साइम सिर्फ 2 ओवर्स में ही बैट कर सकता है। टेस्ट क्रिकेट का मकसद ही ये है कि आप लंबा खेलें, आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। तो साइम नो डाउट अच्छे बैटर हैं, लेकिन वो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं T20 क्रिकेट में। अगर आप ये समझते हैं कि T20 में उनकी जगह नहीं बनती, तो कम से कम आप उनको टेस्ट क्रिकेट में मौका दें। इसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी को मैं समझता हूँ रेस्ट देना चाहिए था। उनकी जगह मीर हमजा बहुत अच्छे ऑप्शन थे, क्योंकि हमारे पास एक कंप्लीट पैकेज हिफ्ज़ा आपको पता है मौजूद है। जिस तरह जाहिद साहब ने भी बात की, हमारे पास अब्बास है, बड़े अच्छे प्लेयर हैं, उनको भी माजी में इग्नोर किया गया है। और ख़ास तौर पर खुरम शहजाद
अपनी लाइन और लेंथ का बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन अब हमने मेरा ख्याल कसम खा ली है कि शाहीन को तमाम फॉर्मेट्स में ही खिलाना है। अब मिसाल मौजूद है PSL के मैचेस में, उनसे ना कोई पहला ओवर अच्छा हो रहा है और डेथ ओवर में वैसे ही वो घबरा जाते हैं। ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें बस हमने मुफाज पैटर्न पर सेट की हुई हैं और हम उसके अकॉर्डिंग लेकर चल रहे हैं। सिचुएशन को देखकर डिसीजन लेना चाहिए, उस वक्त के मुताबिक उस प्लेयर की कितनी कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग सिलेक्शन बेहतर होनी चाहिए। एक जब आपने माइंड से डेवलप कर लिया कि एक प्लेयर को आपने तीनों फॉर्मेट में खिलाना है, तो लेकिन उसके बावजूद उसकी अब करंट परफॉर्मेंस किस तरह की है, उसकी इफेक्टिवनेस कैसी है। और करंट परफॉर्मेंस से आप देखें ना, इस स्ट्राइक कैंप लगा था यहाँ पे, आपको पता है हसन नवाज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अब्दुल समद की मिसाल मौजूद है, लेकिन किसको पता है वो कहाँ गए अचानक से। जब हम देखते हैं PSL में अब्दुल समद की अगर बात करते हैं, हमारे सामने PSL में एक अलग प्लेयर्स होते हैं और उसके अलावा नेशनल टीम के लिए एक टोटल अलग प्लेयर्स होते हैं, और वो प्लेयर्स भी हमें दोनों फॉर्मेट में परफॉर्म कर देते हैं, टोटल अलग अलग दिखाई देते हैं। कुछ प्लेयर्स हैं जिनको ये कहा जाता है ये PSL का प्लेयर है बिकॉज वो PSL में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन जब वो हमारे पास नेशनल टीम में होते हैं तो वो हमारी एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर सकते हैं, या जो टीम को लिए रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं करते हैं। और एक मैच खिला के आपको पता है बाहर भी कर देते हैं। हसन नवाज की मिसाल मौजूद है, अगर उसकी एशिया कप में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, पता नहीं उन्हें क्यों टीम से बाहर किया गया। PSL में वो परफॉर्म कर रहे हैं, अगर 39 रन बनाते हैं 5 छक्के लगाकर। इसी तरह अब्दुल समद की हम बात करते हैं, उनके भी 42 रन से और 12 गेंदों पर। तो आज तक हमें समझ नहीं लगा, जब हम ये कहते हैं जी हमारे पास कोई अच्छा मिडिल ऑर्डर बैटर नहीं है, लेकिन फिर हम अपना सारा जो है डिपेंड ही उस पर नवाज पे होते हैं या फिर साइम को। तो ये मसले मसाइल हैं, जब तक राइट मैन फॉर द राइट जॉब का मसला हल नहीं होगा हम इसी तरह स्ट्रगल करते रहेंगे। तो अपना जो स्क्वाड हमें डाटा एनालिसिस पे करना चाहिए, ये नहीं कि हमें कोई लिखी लिखाई चीज़ मिल गई है तो उसके मुताबिक हमने पूरी टीम को तरतीब दे देना है। बिल्कुल, इसको चेंज होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, PSL के मैचेस के हवाले से बात करते हैं, और सबसे पहले हम बात करते हैं जो आज मैच होगा लाहौर वर्सेस रावलपिंडी का, और स्पेशली अगर हम लाहौर की परफॉर्मेंस पे बात करना चाहें सलीम साहब, क्या हो गया लाहौर को मुसलसल जब से कराची में आई है, और स्पेशली कंसेक्यूटिव 3 लॉसेस उन्होंने जो कराची में उनको मिले हैं। डिफेंडिंग चैंपियन का इटसेल्फ एक प्रेशर होता है, लेकिन हमें पूरी तरह से इस वक्त लाहौर कलंदर जो है वो कोलैप्स करके दिखाई दे रही है, और हमें समझ नहीं आ रहा वो क्यों प्रेशर अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल, लाहौर कलंदर को तो समझ से बाहर है कि 6 में से 4 मैच हार चुके हैं और 7वें नंबर पर है। ट्रॉफी तो उनके हाथ से तकरीबन फिसल ही गई है। बाकी चारों मैच जीते तो फिर कुछ देखा जाए कि क्या बनती है अगर मगर की सूरत हाल। लेकिन अगर हम देखें तो उनकी बैटिंग बिल्कुल सुपर फ्लॉप जारी है। जिन प्लेयर्स पर उनका एक इंतजार था कि ये परफॉर्म करके देंगे, चाहे वो फखर जमान हो या वो नईम हो, फखर 2 मैच में पाबंदी भी लगी, नईम हो, अब्दुल्ला शफीक, जो भी है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा। और सिकंदर रजा भी एक बड़ी डिसअपॉइंटमेंट साबित हुए, जिनकी परफॉर्मेंस काफी खराब रही है। तो जब बैटिंग नहीं चलेगी बमुश्किल, जैसे कल भी हमने देखा इन लोगों ने 100 रन किए, 134 पे पहुंचे, वरना तो लग रहा था 100 से पहले आउट हो जाएंगे। जिस तरह विकेट गिर गई थी 84 रन पे 7, और उसामा मीर ने फिर 3 छक्के लगाए, उससे स्कोर बना। तो अगर हम ये देखें कि बैटिंग ही नहीं चलेगी तो फिर जीतेंगे कैसे आप। वो कि बॉलिंग उनकी फिर भी कल शुरू में 2 विकेटें ले ली थी, लेकिन बाद में फिर वो एक बड़ी पार्टनरशिप बन गई रोसो और हसन नवाज की 100+, जिसकी वजह से मैच हाथ से निकल गया। तो लाहौर का एक कॉम्बिनेशन नहीं बन पाया ऑफ द फील्ड। जो उनके मसाइल थे, चाहे जितना कहें कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जो ऑफ द फील्ड उनके मसाइल हुए थे, चाहे वो होटल वाला था, गेस्ट वाला, या बॉल टेम्परिंग केस, उससे फर्क पड़ा है। फिर कराची में आके यहाँ की कंडीशन अलग है, यहाँ की पिच अलग है, बिल्कुल यहाँ बॉलर्स को भी मदद मिल रही है। तो काफी कुछ चीजें उनके अगेंस्ट गई, जिसकी वजह से लाहौर की टीम अब बिल्कुल ही साइड में हुई नजर आ रही है। सही। अब देखते हैं कि बकिया मैचों में वो क्या परफॉर्म करते हैं और क्या जीत पाते हैं। खासतौर पे आज जो रावलपिंडी से मैच है, आज तो दोनों आखिर की दो टीमें उनका मैच है, अगर आज जीते तो फिर शायद बिल्कुल अगले मैच दोनों की ये सर्वाइवल बैटल है आज का मैच जो है। जाहिद साहब, जैसा कि सलीम साहब ने जिक्र किया कि अगर हम कराची के पिचेस की बात करें तो ये बॉलर्स के लिए थोड़ी सी बॉलर्स फ्रेंडली हैं, या इसके साथ उनको काफ़ी मदद मिल रही है। लेकिन लाहौर की भी अगर हम बात करें तो उनकी जो एक स्ट्रेंथ थी वो उनकी बॉलिंग थी। तो फिर लाहौर को ऐसा क्या मसला हो रहा है जो हमें समझ नहीं आ रही है, या लाहौर को समझ नहीं आ रही कि कराची की पिच पर जो कि बॉलिंग फ्रेंडली भी है बट स्टिल वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। हिफ्ज़ा, सबसे बड़ी बात तो ये है कि तमाशा ही नहीं है। जब तमाशा ही नहीं होते तो प्लेयर्स में ना वो तरंग होती है, ना वो जोश होता है। नंबर 2, 6 शहरों से सिमट गई PSL, 2 शहरों में कर दी गई।
अगर आपने देखा होगा, आपको याद होगा, मुल्तान सुल्तान जितने मैच मुल्तान में खेलती थी वो सारे जीत जाती थी। जो टीम अपने होम ग्राउंड किसी का भी हो, वहाँ पे एक डिफरेंट नज़र आता है जोश में वो प्लेयर खेलते हुए। वो भी नुकसान हुआ। फिर तमाशा ही नहीं है। जब तमाशे नहीं है खाली मैदान में, मुझे तो लगता है कि प्लेयर्स की वो बॉडी लैंग्वेज ही नहीं है जो तवक्को की जाती है यहाँ पे है। और बज़ाहिर तो अब ये भी नज़र आता है कि जो 6 से 8 टीमें की गई उनमें भी शायद मुकाबले की फ़ज़ा वो बन नहीं सकी जिसकी तवक्को की जाती थी। जहाँ तक इन दोनों टीमों का तल्लक है तो मेरा ख्याल है शायद लाहौर कलंदर वाहिद टीम है जिसमें हेड कोच कोई भी नहीं है, और शायद सारी जिम्मेदारियाँ या तवक्कुआत एक्सपेक्टेशन सारी शाहीन अफरीदी से लगाई गई थी। फिर जहाँ तक आपने बॉलिंग का जिक्र किया, आज देखिए दोनों टीमों का मैच है, वो लाहौर कलंदर की बैटिंग बहुत वीक है और रावलपिंडी की बॉलिंग बहुत वीक है। रावलपिंडी के एक एक प्लेयर को देखें तो आपको बड़े नज़र आते हैं, लेकिन बहुत ही मायूस कुन परफॉर्मेंस रही रावलपिंडी की। आज मुझे 2-3 जो प्रस्तार हैं बहुत ज़्यादा लाहौर कलंदर के वो मिले थे और इस लिहाज से उनकी नज़रें थीं और वो खुश थे कि आज रावलपिंडी के साथ मैच है जो कम अज़ कम लाहौर कलंदर जो की वापसी होगी, क्योंकि कराची में जाने के बाद मुसलसल 3 मैच जो है शाहीन अफरीदी की टीम जो है वो हार चुकी है। लेकिन रावलपिंडी की भी तो आज तवक्को होगी कि चलें एक आध मैच तो जीते हैं इस इवेंट में, तो इस लिहाज से तो एक अच्छा मैच कहा जा सकता है। लेकिन ओवरऑल जो रंग होता है PSL का, जो तालियां बजती हैं, लोग देखने के लिए आते हैं, हौसला होता है, कम अज़ कम बकअप करते हैं, अपने होम ग्राउंड का होता है, इसका बहुत नुकसान हुआ मौजूदा PSL में। सही। मुफाज, क्या समझते हैं आप, ये अब जिस तरह से कहा जा रहा है, एक तो इस वक्त दोनों के लिए रावलपिंडी और जो कि इस वक्त विनलेस चल रही है, लाहौर की हम बात करें तो दोनों के लिए एक इस वक्त सर्वाइवल बैटल है। उसके साथ साथ अब ये कहना कि चले रावलपिंडी के साथ मैच होगा तो लाहौर रिदम पकड़ेगी, लाहौर क्यों, हम मिडिल ऑर्डर की भी अगर हम बात करें तो हमें वो मुसलसल रिपीटेडली हम देख रहे हैं कि वो कोलैप्स कर रहा है, बॉलिंग वो अच्छी नहीं कर रहे हैं। तो क्या ऑफ साइड जो उनकी कंट्रोवर्सीज रही हैं वो इस हद तक हावी हो गई हैं जो हमें अब टीम की परफॉर्मेंस पर भी नजर आ रही है? बिल्कुल इफ्जा, अभी तक तो 1 साइडेड मैच जा रहे हैं। जैसे जाहिद साहब ने कहा कि एक लिहाज से बोरिंग मैचेस हैं, मतलब जब शायकीन ही नहीं है, कोई आपको पता है बाबर का फ़ैन है कि उनकी कवर ड्राइव्स देखना चाहता है, कोई स्टीवन स्मिथ को देखना चाहता है, सबसे महंगे खिलाड़ी हैं, कोई ऑस्टिन टर्नर का फ़ैन है। तो जब आप अलाउ ही नहीं करेंगे, जैसे हालात चल रहे हैं वो अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन ज़रूरी इस चीज़ का जब आपको कोई चीयरअप करता है तो खिलाड़ियों में भी एक बूस्ट आता है। तो जहाँ तक लाहौर कलंदर्स की बात है, जब पहला मैच था उनका हैदराबाद किंग्समैन के खिलाफ तो एक अच्छी बॉडी लैंग्वेज नज़र आई है, लेकिन इफ्जा उसके बाद से हमें ऐसा फील हुआ है कि वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं। ख़ास तौर पर अगर हम शाहीन शाह अफरीदी की बात करें, सही तरह यूटिलाइज़ नहीं कर सके। अगर मोहम्मद नईम का आप देख लें, कल 4 रन बनाकर आउट हुए, हम तो हमेशा उनकी तारीफ़ें करते हैं कि टेक्निकली सॉलिड बैटर हैं, लेकिन टैलेंट होने का मकसद ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही अपनी आंखों पर पट्टी बांध लें। बेतुकी सी वो शॉट्स खेल रहे हैं, शॉट सिलेक्शन का मसला है। फिर आपको पता है वो इमान परवेज़ उनके इंजर्ड हो गए, उसके बाद एक उनकी जगह मुतबादिल खिलाड़ी को लेकर आए थे वो आशा लंका को जिनका हमेशा से आपको पता है ODI क्रिकेट में एक अच्छा रहा है, लेकिन T20 क्रिकेट उन्होंने भी नहीं खेली थी। इसके अलावा भी टीम इनके मसले मसाइल हैं। इनके हारिस रऊफ की हम बात करते हैं, जब भी हारिस रऊफ बॉलिंग कर रहे होते हैं तो मैं तो अपने पास एक पानी की बोतल लाजमी रखता हूँ, क्योंकि या तो हमारा BP हाई होता है या फिर लो होता है। उन्होंने कसम उठाई हुई है, लाहौर के फैंस को भी उन्होंने मायूस करना है। उन्होंने ये भी कसम उठाई हुई है कि स्पेशली पाकिस्तानी फैंस को उन्होंने लाजमी तौर पर उन्होंने डिग्रेड। ये अच्छा ना कि वो प्रेडिक्टेबल हो गया, हमें पता है कि उन्होंने क्या करना है, यही दोनों चीज़ें करेंगे, BP हाई करेंगे या लो करेंगे। बिल्कुल, और वो शाहीन को भी मुझे लगता है बहुत ज़्यादा पसंद है। उन्होंने कहा है कि चलें जब हमने एवरेज अच्छी कर ली, अगर बेड़ा गर्क करवाना हो तो आप हारिस रऊफ को भेज दें। देखिए हमारा कोई पर्सनल नहीं है उनसे, अपनी लाइन और लेंथ का कम से कम ख्याल रखें। T20 वर्ल्ड कप में भी वो यही चीज़ें करते हैं और कल आप मैच में देख लें। तो मैं समझता हूँ यहाँ पर कोई राइट मैन फॉर द राइट जॉब का मसला नहीं होना चाहिए, और हमेशा से कंट्रोवर्सीज़ का शिकार रही हैं ये ऐसी चीज़ें। अगर लाहौर कलंदर्स की बात करें, आपको पता है स्टार्ट इनका इस तरह हुआ, जैसे फ़खर ज़मान पर वो जो बॉल टेम्परिंग का मसला हुआ, 2 मैचेस में उनको बाहर बैठना पड़ा, तो आपकी टीम पर एक प्रेशर आता है। फिर सिकंदर रज़ा का जो मामला हुआ, उनके दोस्त अजीज़ मिलने आए, फिर शाहीन शाह अफरीदी पर फाइन हो गया। तो कंट्रोवर्सी इस तरह की चलती रही है, अपना वो जो एक कॉन्फिडेंस लूज़ किया लाहौर। प्रेशर एब्जॉर्ब करना होगा, वरना लाहौर को बहुत ज़्यादा जो है इसका नुकसान भी उठाना पड़ेगा। लोगों की एक्सपेक्टेशन थी बिकॉज आप डिफेंडिंग चैंपियन है, बट आपकी उस तरह से कराची में जाने के बाद परफॉर्मेंस लाहौर की नजर नहीं आ रही है। डिस्कशन को कंटिन्यू रखते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो HBL PSL सीजन 11 के इस वक्त जो मुकाबले हैं जारी हैं, और इस हवाले से जो हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं फवाद आला, मोहम्मद समी, वो क्या राय रखते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। कराची किंग्स की टीम को इस टूर्नामेंट में इतनी कामयाबियां अभी नहीं मिली जब से वो लाहौर से कराची आए। तो आप कैसे देखते हैं, क्या ग्राउंड का फर्क है या कॉम्बिनेशन का फर्क है या बॉलिंग की कोई कमी रह गई?
बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि जब पीएसएल स्टार्ट हुआ था तो कराची किंग वन ऑफ द फेवरेट थी। जिस तरह से उन्होंने स्टार्ट लिया था, विनिंग मोमेंटम पे आए थे, तो वन ऑफ द फेवरेट थी। लेकिन उसके बाद से इनके कप्तान डेविड वार्नर इंजर्ड हुए हैं। फिर कराची लेग में स्पेशली आके उस तरह से बैटिंग परफॉर्म नहीं कर पाई, और जहाँ बैटिंग करती है वो बॉलिंग नहीं करती, तो ओवरऑल कम्बिनेशन उस तरह से नहीं बन पाया। लेकिन मैं समझता हूँ कि बाकी आने वाले मैचों में भी अगर वो अच्छी परफॉर्मेंस करें तो अभी भी उनके पास चांस है प्ले ऑफ में जगह बनाने का। और बाकी जो ओवरथिंक करना पड़ेगा, उनको रीथिंक करनी पड़ेंगी अपनी सारी स्ट्रेटेजीज और कॉम्बिनेशन, और मुझे उम्मीद है कि जितने सीनियर प्लेयर हैं कराची किंग में वो ओवरकम करेंगे। क्या समझते हैं जो लाहौर कलंदर्स की बैटिंग उसके लिए बड़ी मायूस कुन साबित हुई, जिसकी वजह से लाहौर कलंदर्स की टीम जो है वो आगे नहीं आई अभी तक, और कई बैट्समैनों ने जो है रन जो बनाया वो 100, 130, 125, इसके बारे में क्या कहें? मेरे ख्याल से आज इस दफ़ा की अगर जो बैटिंग लाइनअप देखें तो बहुत चेंज भी है, और वो रिलाई करते हैं फ़खर पे, तो फ़खर रन्स नहीं कर रहे, ये भी एक प्रॉब्लम है। इस साल की अगर आप बैटिंग देखें, मिचल भी नहीं है, लास्ट ईयर के देखें तो उसमें परेरा भी नहीं है, सिकंदर रजा फॉर्म में नहीं है, तो इसलिए जो है लाहौर को स्ट्रगल जो है उनकी बैटिंग स्ट्रगल कर रही है। और अगर ये स्ट्रगलिंग ख़त्म नहीं हुई तो लाहौर PSL 11 से जो उसके फेवरेट थी जब स्टार्ट हुआ है टूर्नामेंट, तो ये ना हो कि वो बाहर भी हो जाए। तो आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है। प्रोग्राम में अब शामिल करते हैं, हमारे साथ मौजूद है कराची से ज़ुबैर नज़ीर, इनसे बात करते हैं। ज़ुबैर, बताइएगा कराची में जो मुकाबले हो रहे हैं स्पेशली लाहौर के हवाले से, क्या लगता है लाहौर को क्यों इस वक्त जो बॉलिंग फ्रेंडली पिचेस हैं उन पर खेला नहीं जा रहा? कल भी कोयटा ग्लैडिएटर से वो आसानी से हार गए और फिर अच्छे स्कोर भी नहीं बन पा रहे हैं। आज भी रावलपिंडीज के साथ मैच है। देखिए, अगर हम ओवरऑल अगर देखें तो लाहौर कलंदर्स की टीम जो है बैटिंग और बॉलिंग दोनों में मैं समझता हूं कि जितनी भी टीमें हैं सबसे ज़्यादा मजबूत है। उनके पास अच्छे बैटर्स भी हैं, अच्छे बॉलर्स भी हैं, कम्बिनेशन भी है। लेकिन कराची में जिस तरह से उनको पेदर शिकस्तें हुई हैं तो उनकी बैटिंग लाइन का जो फ्लॉप्स वो बहुत अहम है। अब लाहौर कलंदर्स के लिए सर्वाइवल का इशू है। अब अपने 6 मैचेस खेलकर 2 शिकस्तों और 2 अपनी जीत और 4 नाकामियों के बाद से 4 पॉइंट के साथ वो है, तो उसको अगले मैचेस बड़े टफ मैचेस खेलने होंगे, और उसकी बैटिंग लाइन जो खास तौर पे उसको जो अपना परफॉर्म करना होगा। खास तौर पे जैसे बात की गई कि फ़खर जमान को अपनी फॉर्म दिखानी होगी, क्योंकि वो उनकी रीढ़ की हड्डी है लाहौर कलंदर्स की। अगर फ़खर जमान अच्छा बैटिंग करके एक अच्छा स्टार्ट दे सकते हैं लाहौर कलंदर को, तो लाहौर कलंदर्स के लिए आगे चल के आसानियाँ होंगी। लेकिन अब क्योंकि जाहिर है आपने देखा है कि प्ले ऑफ के लिए पेशावर पहले ही अपनी जगह बना चुकी है, रावलपिंडी फाइनल 4 से बाहर हो चुकी है, तो अब 3 टीमों के दरमियान एक्चुअली मुकाबला है अपना। 3 टीम अपोजिशन के लिए 6 टीमों के दरमियान मुकाबला है। हर टीम ने जो है 10 मैचेस खेलने हैं, तो अब मैं ये समझता हूँ कि अब मुकाबले सख्त से सख्तर होते जा रहे हैं। कराची की विकेट आप देख रहे हैं कि जिस तरह से स्लो विकेट है और स्पिनर्स को हेल्प कर रही है, तो बैटर्स के लिए नो डाउट के बहुत इश्यूज आ रहे हैं। लेकिन यही सवाल पैदा होता है कि प्रोफेशनल खिलाड़ी के लिए इन विकेटों पर ही खड़े होकर जो विकेट पे स्कोर करना चाहिए और बॉलर्स का मुकाबला करना चाहिए। तो बैटिंग लाइन जो है कोई भी टीम खेले उसके लिए बहुत अहमियत की हामिल होगी। और कराची की जो स्लो विकेटें हैं जहाँ पर स्पिन बॉलर्स को जो बहुत फायदा हो रहा है, जैसे कल आपने देखा कि उस्मान तारिक ने बड़ी शानदार बॉलिंग की और विकेट से फायदा उठाया, तो इस तरह से लगता है कि बैटर्स का इम्तिहान होगा। जो भी टीम जो है अपनी बैटिंग लाइन को स्कोर करने में कामयाब रहेगी वो फाइनल 4 में पहुंच सकती है। ज़ुबैर, बताइएगा कराची की पिचेस के हवाले से तो कहा जाता था बैटिंग पैराडाइज विकेट हैं, लेकिन अब वहां पर हम देख रहे हैं कि बॉलर स्पेशली स्पिन अटैक को बड़ी मदद मिल रही है, तो क्या लगता है? और फिर इस वजह से हम देख रहे हैं जो मैचेस हैं वो भी थोड़े लो स्कोरिंग है और इसके साथ साथ वन साइडेड हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो एक मैच की एक्साइटमेंट होती है वो भी बहुत कम हुई है। देखिए, मैच एक्साइटमेंट तो जाहिर है कि स्पेक्टेटर से होती है। जब तमाशाई नहीं होंगे तो प्लेयर बड़ा से बड़ा प्लेयर हो या छोटा प्लेयर हो, उसको जो जैसे फनकार को दाद चाहिए होती है, इसी तरह से कि खिलाड़ी को जो सताइश चाहिए होती है। तमाशाई जब होते हैं बैकअप मिलता है उनको और लोग जो पगीराई करते हैं, तो ऑटोमेटिकली चाहे वो बॉलर हो या बैटर हो उसकी परफॉर्मेंस बेहतर होती चली जाती है। अब खाली मैदानों में जो है वो खिलाड़ी अगर अपनी परफॉर्म कर रहा है तो यकीनी तौर पर उसका बूस्ट कम होता है। आपने विकेटों की बात की तो डेफिनेटली कराची में शुरू में ये ख्याल किया जा रहा था कि यहाँ पर चौके और छक्के जो है वो उनकी बरसात होगी, लेकिन ऐसी कोई बरसात नजर नहीं आई। जैसे मैंने पहले कहा कि बैटर्स के लिए वाकई मुश्किलात हैं और उनके लिए विकेट के ऊपर रुकना जो है बड़ा मुश्किल हो रहा है। स्पिनर्स का राज चल रहा है। स्पिनर्स जो है जो भी फायदा उठा रहा है, गेंद देखता है, विकेट देखता है और उसके मुताबिक अगर अच्छा स्पिनर शिनाख्त कर पाता है और अच्छी गेंदें कराता है तो बैटर्स के लिए मुश्किलात होती है। तो लेकिन ज़ाहिर डेफिनेटली जैसे कि कल उस्मान तारिक ने भी यही कहा था कि जो भी चांस मिलता है उसको अवेल करना होता है, चाहे वो बैटर हो या बॉलर हो, जो भी चांस को अवेल करेगा उसी की कामयाबी है। जी
ठीक है जुबैर नज़ीर, बहुत शुक्रिया, कराची से हमारे साथ मौजूद थे। सलीम साहब, आपकी जानिब आती हूँ। अगर हम बात करें जो मोहम्मद वसीम की जानिब से आमिर के हवाले से बात की गई है, स्टेटमेंट सामने आई है कि ज़बान चलाने से बॉल नहीं हिलती, कितनी जस्टिफाइड ये स्टेटमेंट है? और फिर हम अगर आमिर की बात करें, ये कहना कितना दुरुस्त है कि वो अपनी परफॉर्मेंस से ज़्यादा कंट्रोवर्सीज में इन्वॉल्व रहते हैं? सलीम साहब हमारे साथ हैं? ठीक है जाहिद साहब, मैं यही सवाल का जवाब आपसे जानना चाहूँगी। देखें हिफ्ज़ा, वो स्टेटमेंट नहीं थी, एक टीवी का प्रोग्राम था जिसमें डॉक्टर नुमान नियाज़ भी मौजूद थे और अब्दुल रऊफ़ जो सबक टेस्ट फास्ट बॉलर हैं वो भी मौजूद थे, और फिर मोहम्मद वसीम जो कि ना सिर्फ सबक टेस्ट ओपनर रहे हैं बल्कि चीफ सिलेक्टर भी रहे और हाल ही में वो वुमेन क्रिकेट टीम के जो हेड कोच भी थे। तो उस प्रोग्राम के दौरान जब डॉक्टर नुमान नियाज़ ने उनकी परफॉर्मेंस का जिक्र किया मोहम्मद आमिर का, तो उसका थोड़ा सा साथ तंज़िया अंदाज में मोहम्मद वसीम ने भी कहा, क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा जब मोहम्मद आमिर जो है किसी कौमी टीम में हमारे शामिल नहीं थे तो फिर वो एक टीवी चैनल पर बैठते थे और ज़ाहिरा खुलकर तनकीद करते थे। तो हो सकता है उस ज़माने में मोहम्मद वसीम पर भी उन्होंने तनकीद की हो। और बाज़ औक़ात हमने देखा है कि अब हर सीरीज़ में या हर इवेंट में हमारे बाज़ जो हैं टेस्ट क्रिकेटर्स वो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के साथ उनके एग्रीमेंट हैं और बाज़ औक़ात वो तनकीद थोड़ा सा ज़्यादा कर जाते हैं, तो ज़्यादा तनकीद जो है ज़ाहिर नागवार गुजरती है। तो मोहम्मद आमिर के बारे में भी यही था, क्योंकि मोहम्मद आमिर को आपको याद होगा जब ऑक्शन हो रही थी तो मोहम्मद आमिर को कोई ले नहीं रहा था, काफ़ी ताख़ीर से रावलपिंडी में लिया। और हर जो है टेस्ट क्रिकेटर या आम क्रिकेटर है उसका एक पीक टाइम होता है। तो लगता ये है परफॉर्मेंस को देखते हुए कि मोहम्मद आमिर की जैसे पीक होती थी, जैसे लगता था कि जब भी आएंगे कोई ना कोई विकेट लेंगे और टीम को कामयाबी दिलाएंगे, तो वैसा है नहीं। और पिछले दिनों आपको याद होगा कि इस किस्म की भी खबरें आई थी कि उन्होंने इंग्लैंड में अप्लाई किया हुआ है, जब भी पासपोर्ट मिलेगा, और एक दफ़ा उन्होंने ख्वाहिश का भी इजहार किया था कि वो चाहेंगे कि अपना वो इंडिया IPL में हिस्सा लें। तो फिर ज़ाहिर दोनों मुल्कों के रिलेशंस भी ऐसे बन गए, मुश्किल हो गया कि वो किसी भी पाकिस्तानी को अपनी टीम में लेंगे। तो हालिया दिनों में उनकी परफॉर्मेंस का जिक्र हो रहा है। मोहम्मद आमिर की परफॉर्मेंस वैसी रही नहीं है जैसी एक तवक्को की जाती थी। इवन अमाद वसीम को भी किसी ने नहीं लिया। मुझे याद है कि एंड पे जाकर जब मोहम्मद अमाद वसीम को लिया रावलपिंडीज़ ने, तो फिर उन्होंने भी एक बड़ा बयान दे दिया था कि मैं देखूंगा क्रिकेट कैसे खेलते हैं। तो दोनों प्लेयर जो है उतनी फॉर्म नहीं है जैसी माजी में इनकी होती थी, या बाज़ फैंस की तवक्को थी कि इनकी ऐसी परफॉर्मेंस। बिल्कुल ऐसा ही है कि लग रहा है, या ये जानना चाहिए कि क्या वाकई में उनका क्रिकेट से जो फोकस है वो शिफ्ट हो चुका है। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक। सलीम साहब, आपसे जानना चाहूँगी, सलमान अली आगा की जानिब से जो गुफ्तगू करते हुए कहा गया था कि PSL सिलेक्शन का बेस नहीं होना चाहिए, तो क्या लगता है फिर क्या क्राइटेरिया सेट होना चाहिए? किस तरह से, किन स्टेप्स के बाद फॉलो करने के बाद जो प्लेयर्स हैं उनकी सिलेक्शन नेशनल टीम में होनी चाहिए? ठीक है जाहिद साहब, आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि PSL सिलेक्शन की अगर बेस नहीं होनी चाहिए तो फिर किन पैटर्न्स को फॉलो करके जो प्लेयर है उसको नेशनल टीम के हवाले से समझना चाहिए? सलमान आगा की अपनी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन जब मैच फिंग के लिए आए थे मीडिया के सामने तो सवालात के जवाब देते हुए उन्होंने कहा था कि अगर PSL की बेस पे हम किसी को सिलेक्ट करते हैं और कौमी टीम में ले लेते हैं तो प्रेशर डिफरेंट होता है। लीग का PSL का डिफरेंट है, इंटरनेशनल सतह पे डिफरेंट है। और माजी में बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स हैं कि PSL की बेस पे प्लेयर्स को लिया गया और इंटरनेशनल सतह पर फिर वो फेल हो गए और फिर गुमनामी में चले गए। तो सलमान आगा की ये तजवीज़ थी कि उनको लें, उनको नज़र रखें, यानी कि एक पूल बना दें, फिर डोमेस्टिक में जब वही लड़के खेलें तो उनको वहाँ पर पॉलिश किया जाए। और दूसरा, उन्होंने एक सवाल के जवाब में फिर ये भी कहा कि जी ज़ाहिर है मेरी परफॉर्मेंस खुद भी अच्छी नहीं है और मैं अगर 15-20 रन कर लेता हूँ इसको 50 में कन्वर्ट नहीं कर पाता, और मेरी वर्ल्ड कप में भी परफॉर्मेंस ये उन्होंने तस्लीम किया अच्छी नहीं थी। और अगले T20 वर्ल्ड कप से पहले एक क्वेश्चन के जवाब में उन्होंने कहा कि हो सकता है मैं चंद मैचों से या T20 से अपना आराम ले लूँ या रेस्ट कर लूँ ताकि मैं दोबारा जो है कम बैक करूँ और अच्छी तरह से खेल सकूँ। बिल्कुल। सलीम साहब, आप इस हवाले से क्या कहेंगे जो सलमान की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई है क्राइटेरिया के हवाले से, प्लस जिस तरह के कहें कि एक T20 वर्ल्ड कप के हवाले से पहले उनकी रेस्ट के हवाले से बात करना, क्या समझते हैं ये कैसी अप्रोच है? देखिए, रेस्ट वो खुद करेंगे या सेलेक्टर्स उनको कराएंगे? क्योंकि जो परफॉर्मेंस अभी चल रही है उनकी पिछले वर्ल्ड कप से लेके और PSL में, वो तो बहुत ज्यादा मायूस कुन है। बिल्कुल उनसे स्कोर नहीं हो रहा। तो गालिबन उन्होंने अवस्था दीवार पढ़ लिया है कि अगर ड्रॉप हो कैप्टन तो थोड़ा सा बुरा महसूस होगा, तो वो खुद कहते हैं कि जी मैं थोड़ा रेस्ट करके अपने खामियों पे काबू पाना चाहता हूँ, तो वो थोड़ा बेहतर हो जाएगा। वैसे भी एक चीज नजर आ रही है कि वो T20 मटीरियल लग नहीं रहे वो,
और T20 में उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन टेस्ट में और वनडे में बहरहाल वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो उनको ये सोचना जरूर चाहिए। फिर रही बात आमिर के हवाले से आप बात कर रही थी, आमिर की हम लोग इसी शो में, क्रिकेटर में तो अब बात की, हम लोग तो इसी शो में कई बार ये बात कह चुके हैं कि भाई सारा साल टीवी पे बैठ के मस्करों के साथ हंसी मजाक कर रहे होते, PSL आ जाते तो पैसे के चक्कर में यहाँ खेलने आ जाते, परफॉर्मेंस कुछ होती नहीं है। तो ऐसा थोड़ी होता है। जो एक्सपेक्टेशंस हैं आमिर से भी, वो उस हवाले से उन्होंने परफॉर्म नहीं किया इस PSL में, जो हम देख भी रहे हैं। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। आप तीनों को बहुत शुक्रिया, हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।